अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओपीडी ऑनलाइन। मैं हूँ डॉक्टर फरीदा अमीन और आज भी हम हमेशा की तरह एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, एक कॉमन हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि मेरे ख़्याल में अगेन फैमिलीज़ में किसी न किसी का मसला ज़रूर होता है किसी न किसी तरीके से, और वो है एलर्जीज़। एलर्जीज़ का मतलब ये है कि एक तरह से जल्द की एलर्जीज़ भी होती हैं, आपके नाक कान गले की एलर्जीज़ भी होती हैं। तो इन तमाम एलर्जीज़ के बारे में आज बात करेंगे। क्या वजूहात होती हैं इन एलर्जीज़ की, इन एलर्जीज़ के साथ कौन कौन सी ऐसी बीमारियां एसोसिएटेड होती है जिसके बारे में सोचना चाहिए, जिसकी तशख़ीस, जिसके डायग्नोसिस देख लेना चाहिए, और अगर एलर्जी हो तो किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इसका कोई क्योर मुमकिन है, क्या इसको कोई 100% इलाज इसका मुमकिन है, और अगर है तो वो क्या है। ये तमाम चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो एलर्जीज़ में हम पहले स्किन एलर्जीज़ या जल्द की एलर्जीज़ की बात करते हैं, उसके बाद हम नाक कान और गले की एलर्जीज़ की बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को जल्द की एलर्जी होती है उसी के साथ साथ उनको नाक कान गले की, और उसी के साथ कभी कभी चेस्ट की या फेफड़ों की, जिसको हम कहते हैं, उसकी एलर्जीज़ भी साथ ही साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट को किसी भी एक किस्म की एलर्जी हो तो इस बात का इम्कान होता है कि उसी पेशेंट के अंदर दूसरी किस्म की एलर्जीज़ भी साथ ही साथ चल रही हो या ट्रिगर हो जाएं, सामने आ जाए। अगर हम जल्द की एलर्जीज़ की बात करें तो एक वो एलर्जी होती है जिसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ख़ास किस्म का केमिकल, ख़ास किस्म का साबुन, कोई ख़ास किस्म की एक्सेसरीज़, मेटल वग़ैरह से आपकी जल्द एक्सपोज होती है तो उससे एक किस्म का रिएक्शन होता है, एक किस्म की सोजिश होती है, और उसमें ख़ारिश भी हो सकती है, और उसी के साथ साथ निशानात पड़ जाते हैं। आम तौर पे जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है वो क्योंकि ख़ास किसी किस्म की चीज़ के कांटेक्ट से होता है, तो वो जैसे हाथों पे होना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाथ से किसी किस्म का साबुन आपने यूज़ किया है, या जैसे कुछ लोग घर में बर्तन धोते हों और कोई आपने डिश वॉशिंग पाउडर यूज़ किया जो कि पहले कभी यूज़ नहीं किया था, उस डिश वॉशिंग पाउडर से हाथों में एलर्जी हो जाना, जिसमें स्किन उतर जाना, ख़ारिश होना, रेडनेस जो है, सुर्खी आ जाना, ये तमाम जो है वो अलामतें शामिल हैं। पैरों में भी हो सकती है, किसी चप्पल के या किसी जूते के मटेरियल से आपको एलर्जी हो तो वो भी सिर्फ उस हिस्से में एलर्जी होगी जिस हिस्से में वो जूता आपके स्किन से एक्सपोज्ड होगा। बच्चों में यही एलर्जी डायपर डर्मेटाइटिस इसको कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो डायपर्स के इस्तेमाल से जिस हिस्से में वो डायपर टच होता है या वो जो हिस्सा गीला रहता है वहाँ पर जो है एलर्जीज़ हो जाती है। इसका इलाज एक ही होता है, जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उसको जो है वो उससे गुरेज किया जाए। तो इसका हल ये होता है कि हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए, जैसे प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें, ताकि आपकी स्किन उस चीज़ से एक्सपोज ना हो जिस चीज़ से एलर्जी है। फेस पे भी इसी किस्म की एलर्जीज़ हो जाती हैं, जैसे कोई ख़ास किस्म के मेकअप के प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, या अगर मेल्स में हो तो कोई साबुन या कोई ऐसी क्रीम के इस्तेमाल से भी एलर्जी हो सकती है। बालों में डाई के इस्तेमाल से भी एलर्जी हो सकती है। उसका भी यही हल होता है, जैसे कि मैंने कहा, कि उस चीज़ से अवॉइड किया जाए जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है। दूसरी वो एलर्जीज़ होती हैं जो कि पूरे जिस्म में कहीं पर भी हो सकती हैं। उर्दू में जैसे धदोरे पड़ जाना या चाठे पड़ जाना, उसको ये कहा जाता है। ये जो एलर्जी होती है ये किसी ख़ास किस्म के कांटेक्ट से नहीं होती, बल्कि यूजुअली फूड एलर्जीज़ होती हैं, या ये भी पॉसिबल है कि किसी ख़ास किस्म का कपड़ा जो आपने पहना हुआ है उससे आपको एलर्जी हो रही हो, क्योंकि ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हो सकती है। कुछ लोगों को बीफ से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को किसी ख़ास किस्म के सी फूड से एलर्जी होती है। तो इसमें भी अगर इस तरह की एलर्जीज़ आपको निकलना शुरू हो जाएं तो सबसे पहले तो ये पता लगाएं कि क्या वो ऐसी चीज़ है कि जिसके खाने के बाद ये एलर्जीज़ ट्रिगर हुई या ये बढ़ जाती हैं आपको। अगर आपको ये एलर्जी जो है वो नहीं सेटल होती है, आपको ये भी आप पता नहीं लगा पाते कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि
उस केस में हम फिर पेशेंट से कुछ टेस्ट्स करवाने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ इसके एक थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है, जो कि ब्लड में ही करवाया जाता है, और उससे भी हमें ये पता चलता है कि आपका यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड होता है। कभी कभी इसके काम ठीक ना करना भी इन एलर्जीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, वो चेक किया जाता है। हमारे मुल्क में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि लोगों को इस किस्म की एलर्जीज़ होती है, वो वर्म्स हैं। ठीक है, तो कीड़े, पेट में कीड़े हो जाना, क्योंकि इतनी अवेयरनेस हम में नहीं रही है, इसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जैसे गांव वगैरह में पूरे के पूरे फैमिलीज़ को ये वर्म्स या कीड़े जो है पेट के हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई एलर्जी होती है और वो बेहतर नहीं होती, आप ये भी नहीं पता लगा पाते हैं कि किस चीज़ से हो रही है और फिर भी होती जाती है, तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। आपको एंटी एलर्जिक्स प्रिस्क्राइब की जाएंगी, जिससे ये एलर्जीज़ सेटल हो जाती हैं, वक्ती तौर पे बेहतर हो जाती हैं। साथ में मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसका कोई 100% क्योर नहीं होता है। नाक कान गले की एलर्जीज़ में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामतें होती हैं, उसमें आम तौर पे नाक बंद रहना, नज़ला रहना, छींकें आना, जो कि ख़ास तौर पर सुबह के वक्त आती हैं। इसके अलावा खांसी भी आ सकती है। फेफड़ों की एलर्जीज़, जिसको हम आज़मा या दमा कहते हैं, वो भी एसोसिएटेड हो सकती है। कान में सुनाई कम देना या कान बंद रहना या ख़ारिश आना, ये सब सिम्टम्स कान की एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। और गले की एलर्जीज़ की अलामत ये होती है कि गले में ख़राश सी महसूस होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी ख़वातीन हैं, वो घर में काम करती हैं, मट्टी वग़ैरह आप झाड़ते हैं, तो मट्टी झाड़ने से अगर मट्टी डायरेक्टली आपके नाक में जाती है तो फ़ौरन छींकें आनी कुछ लोगों को शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको डस्ट एलर्जी है, मट्टी से एलर्जी है। कभी कभी जो हम कॉइल्स इस्तेमाल करते हैं मस्कीटोज़ के लिए, मच्छरों के लिए, उससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। एक कोई नया पालतू जानवर आप घर में लेकर आए हैं जिसकी वजह से आपको ये एलर्जी शुरू हुई है। ऐसा जानवर जिसके पर होते हैं, जिसके जो है वो बाल वगैरह गिरते हैं, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। यहाँ तक कि आपको जो है वो धूप से भी एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को ठंडक से, सर्दी से एलर्जी होती है। तो किसी भी चीज़ से जो है वो एलर्जी मुमकिन है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर नाक कान गले की एलर्जी भी है तो पता लगाया जाए कि किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होता है और फिर उस चीज़ से बचा जाए। जब आप सफाई कर रहे हो तो मास्क का इस्तेमाल करें। तो जिन जिन चीज़ों से प्रॉब्लम होता है उनसे बचा जाए। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं थोड़ी सी भी डस्ट ना फौरन गला पकड़ लेती है और बगैर मास्क के तो मैं चल ही नहीं सकता ना जी। इतनी डस्ट की वजह से ना गले में, नाक में जी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि जी, फिर वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक तो है। उसका कोई आप सोल्यूशन बताएं। जी बिल्कुल। इसमें देखिए, इसका हल क्या होता है जब इस तरह की एलर्जीज़ हो। जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ से प्रॉब्लम है ना, उससे बचना ज़रूरी है, लेकिन अक्सर हम अवॉइड नहीं कर सकते। आप हमेशा मास्क पहन के रखें, ख़ास तौर पे अगर आप बाइक चलाते हैं। सेकेंडली ये कि कुछ चीज़ें जो घरेलू तौर पे आप एलर्जीज़ के लिए कर सकते हैं। एक तो ये कि आप जो है वो स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली जो इसके लिए दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो एंटी एलर्जिक्स यूज़ होती हैं। जिस तरीके से स्किन के लिए भी यूज़ होती हैं, उसी तरीके से नाक कान गले के मसले के लिए भी एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली ये कि इसमें कुछ नाक के स्प्रेज वगैरह दिए जाते हैं आपको, और उस स्प्रेज के इस्तेमाल से जो है वो अगेन वक्ती तौर पे तो एलर्जीज़ बेहतर हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं। 100% जो है वो एलर्जीज़ बेहतर नहीं होती। तो आप वो नाक के स्प्रेज तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फिर से एक्सपोज हो जाएंगे जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, तो एलर्जी फिर शुरू हो जाएगी। साथ साथ जिन लोगों को नाक कान गले की एलर्जीज़ है, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो नमोनिया और फ्लू जैसी बीमारियों को बिल्कुल अवॉइड करें, और अब कोविड भी अवॉइड करें। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपका कोविड का वैक्सीन नहीं लगा हुआ है और आप एलर्जिक हैं, नाक कान गले की एलर्जीज़ हैं आपको, फ़ौरी तौर पे कोविड का वैक्सीन जाके लगाइए, क्योंकि इससे एटलीस्ट आप प्रिवेंट कर सकते हैं एक ऐसे नाक कान गले के इन्फेक्शन का होना जो कि आपकी एलर्जीज़ को बढ़ा सकता है। तो आज
हमने कुछ स्किन की एलर्जीज़ के बारे में बात की और नाक कान गले की एलर्जीज़ के बारे में बात की। हमने ये बात की कि इससे किस तरीक़े से बचा जा सकता है और अगर आपको एलर्जीज़ है तो किस तरीक़े से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी इसी तरह के एक कॉमन टॉपिक जो कि आपके ख़ानदानों में होता है, जो मसले होते हैं, इसी तरह के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।